गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं हम लोग। जून का हम लोग देख रहे थे पीडी, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो आज खत्म हो जाएगा फाइनली। तो अब जुलाई वाला हम लोग टाइम पे देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? न्यूज़ नहीं है, फुल फॉर्म जो ये लोग देते हैं वो है, नाम है नमस्ते। नमस्ते ये योजना है, तो इसका पहले हमें फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है फुल फॉर्म। एन फॉर नेशनल, ए फॉर एक्शन, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन। मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो एन फॉर नेशनल, ए फॉर एक्शन, एम फॉर मैकेनाइज्ड और एस फॉर सैनिटेशन। एस और टी उसी में शामिल कर दिए, क्योंकि देखो मोदी जी के समय ऐसे फुल फॉर्म ऐसे ही बन रही हैं, ठीक है। तो आपको मेन शब्द याद रखना है, नमस्ते में मैकेनाइज्ड सैनिटेशन है, मतलब स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी इस योजना की? 23 और 24 में शुरुआत हुई थी। और इसका अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, मैकेनाइज्ड मतलब होता है यांत्रिक, सैनिटेशन साफ सफाई। तो सैनिटेशन सफाई यहाँ पर जुड़ा हुआ है, सफाई जुड़ी हुई है जो सीवर की सफाई होती है। सीवर है, सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक क्या होता है? जो घर में सीवेज होता है, जो पोटी का या लैट्रिन का होता है, तो उसके लिए जो टैंक बनाते हैं जिसमें जमा होता है उसी को बोलते हैं सेप्टिक टैंक। तो ये जो भर जाता है तो इसको खाली करना होता है, ठीक है। सीवर लाइन आप लोग जानते हैं, जो शहरों में सीवर लाइन होती है घर का डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल निकालने के लिए। तो इनकी सफाई अभी तक किससे होती थी? तो ये जो हाथ से करते हैं, मैला ढोने वाले जो लोग होते हैं वो हाथ से करते थे, मैनुअल थी, हाथ से सफाई करते थे, या इस सफाई को क्या बोलते हैं? मैनुअल सफाई थी। तो जब हाथ से या मैला ढोने वाले जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, उनके द्वारा की जाती है, तो इससे क्या होता है? इससे दिक्कत क्या है? डिग्निटी, उनकी डिग्निटी क्या होती है? कम होती है। दूसरा, उनकी जान का जोखिम बहुत रहता है, क्योंकि ये काम बहुत ही रिस्की होता है। रिस्की कैसे होता है? आपने सीवर लाइन जो होती है शहरों में, लगभग रोड के बीच से गुजरती है, तो उसमें पॉट होल होते हैं ऐसे। तो इसके अंदर घुस के उस पाइपलाइन में जो कुछ भी है उसकी सफाई करना तो बहुत ही जोखिम भरा होता है। और चूंकि अंदर जाते हैं कई बार डेथ भी हो जाती है, इतना भी जोखिम होता है कि मृत्यु भी हो जाती है। और इन सब चीज़ों के बावजूद उनको स्वास्थ्य का जोखिम बना रहता है, बीमारियों का जोखिम बना रहता है, और उनको पैसे बहुत कम मिलते हैं। तो अगर ये जो व्यवस्था है मैनुअल की, इसको हम यांत्रिक कर दें, मतलब इसको हम मशीनों के द्वारा शुरू कर दें, मशीनों के द्वारा सफाई करवाई जाए, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस कम कर दिया जाए, मानव का रोल सीमित हो जाए या खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो ये बेहतर व्यवस्था बन जाएगी। तो यही व्यवस्था इसमें जो योजना है, ये मशीनों के द्वारा सफाई पर फोकस करती है। किसकी सफाई पर? मशीनों की सफाई पर। तो ये हो गई नमस्ते योजना। तो किसके लिए हो गई? ये सफाई कर्मियों के लिए। किस पर केंद्रित है? अभी आप लोग आराम से बता सकते हैं योजना किसके लिए है। तो जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए, सेप्टिक टैंक के सफाई कर्मी, कचरा बीनने वाले, कचरा बीनने वाले, इनको एक शब्द में कहना हो तो रैग पिकर्स बोलते हैं, रैग पिकर्स,
ठीक है, इनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए शुरू की गई है योजना। अब हम आगे देखते हैं कुछ नियुक्तियां जो हुई हैं, प्रोमिनेंट नियुक्तियां कौन सी हुई हैं वो। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट, तो एक है डीजीसीए के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है। डीजीसीए के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वीर विक्रम यादव को। ये अपॉइंटमेंट में जो नाम होते हैं ना, आप लोग याद किया करिए। पूरा नाम से अच्छा है एक पकड़िए, जैसे विक्रम जी को याद कर लीजिए, ठीक है, या यादव पकड़ लीजिए लास्ट में। जो आपको कंफर्ट लगे वो पकड़ लीजिए, तो लगभग आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। पूरा नाम याद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डीजीसीए क्या है? फुल फॉर्म डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन ये क्या होता है, इसी से पकड़ में आ जाएगा। सिविल मतलब होता है नागरिक, एविएशन उड्डयन, उड्डयन किससे जुड़ा हुआ है? एयरपोर्ट से। तो ये जो हमारा सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसी का रेगुलेटर है। किसका रेगुलेटर है? उड्डयन क्षेत्र का। जैसे आपका सिक्योरिटी सेक्टर का रेगुलेशन, जैसे कि शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी सेक्टर या इक्विटी सेक्टर या शेयर मार्केट, उसका रेगुलेटर कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? इरडा। इंश्योरेंस का कौन है? ये आपसे मैचिंग का पूछा जाता है। हम यहाँ पर एक मैचिंग आपको बना देते हैं। यहाँ पर रेगुलेटर मतलब होता है नियामक, कंट्रोल कौन करता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर हो गया इरडा। शेयर बाजार का, इसका रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पेंशन सेक्टर का, जैसे पेंशन सेक्टर का पीएफआरडीए, पीएफआरडीए। बैंक सेक्टर का कौन है रेगुलेटर? आरबीआई। तो ये हो गए मेजर रेगुलेटर। वैसे डीजीसीए है एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर, जो कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा? एक मिनिस्ट्री है उड्डयन मंत्रालय, नाम से ही पता चल जा रहा है, जैसा नाम वैसा काम। तो ये हो गया डीजीसीए के बारे में। नेक्स्ट है बीपीसीएल के सीएमडी बनाए गए हैं। बीपीसीएल के सीएमडी कौन बनाया गया है? संजय खन्ना को। बीपीसीएल सीएमडी क्या होता है? चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। कभी कभी तो छोटी छोटी चीजें आती हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बीपीसीएल ये आपकी ऑयल रिफाइनिंग को ओएमसी है। क्या है? ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ये। फुल फॉर्म क्या है? भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक, इसकी अपनी रिफाइनरीज भी हैं। क्या है? रिफाइनरी, जहां पर क्या होता है? तेल रिफाइन होता है, ऑयल की रिफाइनिंग होती है। आपको पता होगा जब ऑयल की रिफाइनिंग जो होती है उसमें एक प्रोसेस होता है, कौन से प्रोसेस से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा रिफाइनिंग की जाती है।
कौन सा डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये हो गया बीपीसीएल के बारे में। और इस समय आप जान ही रहे हैं बीपीसीएल वगैरह बड़ा काफ़ी नुकसान में चल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो तेल आ रहा है ऑयल, वो आ रहा है महंगा, और सरकार यहाँ पर हम लोगों को दे रही है काफ़ी सस्ते दामों पर। अभी एक डेटा जो आया था आपको पेपर में, उनके हिसाब से इनको कास्ट पड़ रही है लगभग 1400 रुपये की। मैं गैस की बात करूँ, गैस सिलेंडर की, फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर 1400 रुपये का, और ये दे रहे हैं दिल्ली में लगभग 945 रुपये का। और तो इतना बीच का जो मार्जिन है वो कौन बेयर कर रहा है? नुकसान सरकार वहन कर रही है या बीपीसीएल वहन कर रहा है। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फिक्की के महासचिव। फिक्की का महासचिव किसे बनाया गया है? अनंत स्वरूप को। फिक्की के बारे में क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार इसका। ये क्या है? FICCI, दिस इज फिक्की। फुल फॉर्म क्या है इसका? F फॉर फेडरेशन, ऑफ इंडियन चैम्बर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वाणिज्य और उद्योग दोनों का ये संघ है फिक्की। कई बार आता है फुल फॉर्म्स, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मेन याद रखना आपको, चैम्बर्स, कॉमर्स और इंडस्ट्री, मेन टर्म यही है, तीन याद रखना, चैम्बर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसी से आपका कम से कम टिक हो जाएगा एटलीस्ट। नाउ कम टू द पॉइंट, अवार्ड। या सम्मान या ऑनर्स। तो पहला सम्मान जो है फेमिना मिस इंडिया 2026, फेमिना मिस इंडिया 2026। हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? वेन्यू क्या था? वेन्यू मतलब आयोजन स्थल, कहा था? भुवनेश्वर। ये उड़ीसा की राजधानी है, आप लोग जानते ही हैं। और अवार्ड कौन जीता है? साध्वी सतीश सैल। साध्वी सतीश सैल, ये गोवा से हैं। तो इसमें लास्ट नाम पकड़ लीजिए, साध्वी सैल या ऐसा करके, साध्वी सैल, तो आपको वहाँ कम से कम मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है चमेली देवी पुरस्कार। चमेली देवी जैन। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है अन्ना M वेट्टिकैड को। और चमेली देवी कौन थी जिनके नाम पर पुरस्कार बना हुआ है? ये जैन महिला थी, स्वतंत्रता के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला। स्वतंत्रता के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला।
जिनके नाम पर इस अवार्ड का स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना किसने की है? इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में की गई है। किसने की है? मीडिया फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी की फेलोशिप। साहित्य अकादमी की फेलोशिप 3 लोगों को दी गई है। देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड अलग होता है, ये साहित्य अकादमी की फेलोशिप 3 लोगों को दिया गया है। प्रतिभा राय, लक्ष्मी खिलानी और अब्दुस समद। इन 3 लोगों को दिया गया है। क्यों? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया गया है। अगला अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। किसको दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। और इनको पहले से आपको पता है कि नोबेल अवार्ड मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। किसके साथ मिला था? जो अफगानिस्तान की यंगेस्ट लड़की थी, क्या नाम था उसका? आप लोग पता करेंगे। खैर, कैलाश सत्यार्थी को मिला है। और इस अवार्ड की स्थापना की बात करें तो पूछा नहीं जाता आप लोगों से, हो सकता है किसी किसी एग्जाम में आ जाए। स्थापना हुई थी 2022 में। और पहली बार किसको दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहली बार दिया गया था मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसके बाद आशा भोसले और कुमार बिरला को दिया गया है। ये चौथी बार इनको दिया गया है, चौथा प्राइज है कैलाश सत्यार्थी को जो दिया गया है। इसके बाद मिला है आशा भोसले को और कुमार मंगलम बिरला को भी मिल चुका है। यहाँ दीनानाथ मंगेशकर कौन है? आप जानते हैं लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। और आशा भोसले और लता जी दोनों इन्हीं की बेटियां हैं, दीनानाथ मंगेशकर जी की। तो अभी आशा भोसले जी की डेथ हुई है, आप लोगों को पता होगा। हम लोग लास्ट ही क्लास जो लास्ट मंथ की पीडी थी उसमें देखा होगा हम लोगों ने। नेक्स्ट है यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ है? के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं
जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वो भी कहाँ का है? अमेरिका का आर्मी वॉर ऑफ कॉलेज। ये तीसरे थल सेनाध्यक्ष हैं जो शामिल हुए हैं। बाकी दो लोग कौन से हैं? जिन्हें पहले इससे पहले शामिल हो चुके हैं। तो एक वीके सिंह है, जनरल वीके सिंह एंड विक्रम सिंह। नेक्स्ट है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? पैरा का मतलब होता है जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं। तो पैरा आर्चर मतलब जो धनुर्धारी में हैं, धनुष वाले में आर्चरी। तो ये अवार्ड दिया गया शीतल देवी को। और ये कहाँ से हैं? J&K से। क्यों दिया गया है? विश्व पैरा तीरंदाजी में पैरा तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। तो पैरा जो जैसे पैरा ओलंपिक होता है और भी सब पैरा जैसे पैरा तीरंदाजी है, तो यहाँ पर दिव्यांग लोग खेलते हैं। कौन से लोग? दिव्यांग लोगों के लिए। नेक्स्ट है विजडन के क्रिकेट सम्मान। विजडन क्रिकेट अवार्ड। पहले तो विजडन क्या है? विजडन एक मैगजीन है, पत्रिका है। वो भी मासिक नहीं है, वार्षिक पत्रिका है, एनुअल मैगजीन है। और इसे क्रिकेट की बाइबिल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिकेट की बाइबिल भी कहते हैं। क्यों? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसके पास सारे रिकॉर्ड, अब काफ़ी पुरानी मैगजीन है, इसलिए इसको क्रिकेट की बाइबिल, सारे रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मिलेंगे। कब से शुरू हुई थी ये? 1889 में। इसमें ये तो मैगजीन के बारे में हो गया। अभी अवार्ड के बारे में अगर हम देखते हैं तो इस सम्मान में पहला जो भारतीय शामिल हुआ था, इसमें जो शामिल हुए 1897 में पहला भारतीय शामिल किया गया था विजडन मैगजीन में। कौन था? रणजीत सिंह। आपको याद हो रणजी ट्रॉफी होती इन्हीं के नाम पर होती है, क्रिकेट की। या और को उसको दिया गया है, इसके अलावा दिलीप सिंह को भी दिया गया है। ये भारत के क्रिकेटर थे भी, इन्हीं के नाम पर होती है दिलीप ट्रॉफी। और एक है CK नायडू, इनके नाम पर भी अवार्ड दिया जाता है क्रिकेट का। तो ये हो गए भारतीय। अब इस बार की जो न्यूज़ है वो देखते हैं। 5 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, उसमें जो है 4 भारतीय हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। तो कौन कौन सा अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड,
विजडन के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष और महिला। तो पुरुष का दिया गया है मिशेल स्टार्क को। और महिला का दीप्ति शर्मा, ये भारत से हैं। दीप्ति शर्मा। 2 ये हो गए। इसके अलावा विजडन ट्रॉफी 2026 ये दिया गया है शुभम गिल को। ये भी भारतीय हैं। नेक्स्ट है लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अभिषेक शर्मा को दिया गया है। और एक अवार्ड क्या दिया गया है, 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पांचों के नाम कम से कम याद रखना, हो सकता है पूछ ली जाए कि किसको नहीं दिया गया है। तो जो फेमस नाम है वही दिए हैं इसमें सारे। तो शुभम गिल, रवींद्र जडेजा, आप लोग नामों से परिचित होंगे भली भांति, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ऋषभ पंत, ये सारे लोग खेल ही रहे हैं अभी। और मोहम्मद सिराज। हसीब हामिद, ये इंग्लैंड से हैं, बाकी सारे लोग भारत से हैं। लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स के अवार्ड जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो आपको पहले याद करना देखना होता है कि कौन सा अवार्ड है और कौन दे रहा है। जैसे कि अभी विजडन वाला पढ़ा, तो विजडन मैगजीन के द्वारा जो दिया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया की मैगजीन है, वो है, उनके अनुसार ये स्थिति थी। अब ये लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल दिया जाता है लॉरियस के द्वारा। तो इनके वुमेन, अब यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखा हुआ है तो कोई खेल नहीं है, सारे खेल इसमें शामिल हैं। जैसे विजडन वाला केवल क्रिकेटर्स को दिया जाता है, क्रिकेट के बाहर वाले किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा विजडन मैगजीन का अवार्ड। वैसे लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड ये सभी स्पोर्ट्स को मिलाकर संयुक्त रूप से है। तो इनके हिसाब से स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन रहा, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, कार्लोस अल्काराज। ये कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। मैचिंग के लिए आता है। और क्या खेलते हैं ये टेनिस खेलते हैं। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये दिया गया आर्यन सबालेंका को। आर्यना सबालेंका, ये बेलारूस से हैं।
और लास्ट है इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरे जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ये दिया गया नादिया कोमेनसी को। देखो ये दोनों नाम तो याद रखने हैं क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं हमेशा। मैचिंग के लिए याद रखना है, अवार्ड के लिए भी याद रखना है, कौन से देश से हैं इसलिए भी याद रखना है। तो ये कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। इंटरनेशनल ये लिखा है INTL, दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। आयोजन कहाँ हुआ इसका? वेन्यू दिल्ली में था। इसमें कुछ अवार्ड दिए गए जैसे पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर। सैयारा। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसे अवार्ड्स पूछे जाएंगे, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता। ये इम्पोर्टेंट है, प्रित्जकर अवार्ड। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला या आर्किटेक्चर, घर वर जो बनाते हैं वो। किसको दिया गया है? स्मिल्जान रेडिक क्लार्क। तो रेडिक याद रखिए, बेस्ट है रेडिक क्लार्क। रेडिक याद रखेंगे उसी से हो जाएगा आपको। ये चिली से बिलोंग करते हैं। अवार्ड में क्या मिला? 1 लाख डॉलर। और इसे वास्तुकार के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। भारत में क्या ये किसी को अब तक मिला है? तो हाँ, पहले भारतीय जिनको ये मिला, बालकृष्ण दोषी को। 2018 में मिला था। नेक्स्ट है एबेल प्राइज या एबेल अवार्ड। एबेल पुरस्कार। तो ये गणित के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है इसको। गणित के क्षेत्र का नोबेल। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया गया है? गर्ड फाल्टिंग्स को। ये जर्मनी के बॉन के निवासी हैं। कौन देता है? बाई नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा।
अब हम देखते हैं कुछ बुक्स जो चर्चा में रहीं। टाइम्स ऑफ टाइम, टाइम्स ऑफ टाइम, ये है सुधा मूर्ति की, ये नारायण मूर्ति की वाइफ है। नारायण मूर्ति कौन है? इन्फोसिस के संस्थापक, उनकी वाइफ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सेवन डेथ्स ऑफ काशी, सेवन डेथ्स ऑफ काशी, काशी मतलब बनारस, पुस्तक किसकी है? मुकुल कुंद्रा की। एक और है जो सबसे जरूरी पुस्तक मुझे लग रही है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाई, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाई। इसके आगे है पूरा इसका नाम अनअर्थिंग, ये कंटिन्यू है, बुक का नाम ही है। मिलिट्री मिथ्स, एंड मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज मतलब रहस्य, मिथ्स मतलब जो कहानियां होती हैं मिलिट्री की, मिथ्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? एम नरवाने। ये जनरल थे, उन्होंने लिखी है। इसको आपको ये याद रखना, क्यूरियस एंड क्लासिफाई। क्यों चर्चा में रही? पर अभी संसद में जो है काफ़ी चर्चा हुई जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। इसी बुक में उस चीज़ का जिक्र है कि मिलिट्री जब वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार थी, तो नरवाने जी ने जब फ़ोन किया प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने कहा कि अपने हिसाब से देख लो। आदेश देने के बजाय कहा था अपने हिसाब से देख लो, जो भी ठीक हो कर लो। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। नरवाने का फुल फॉर्म का पूरा नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवाने। हो सकता है ऐसे करके आ जाए, पूरा नाम हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। तो संसद में कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है, उसी में इसी बुक के बेसिस पर हुई थी। डेथ्स, डिसीज्ड या आर्चरी। पहला नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद, इनकी डेथ हो गई है। ये सूरी नाम की पूर्व राष्ट्रपति हैं। जरूरी क्यों है? क्योंकि भारतीय मूल की थी, इंडियन ओरिजिन की थी। नाम से ही लग रहा है चंद्रिका प्रसाद, कि हमारे यहाँ नाम नॉर्थ में तो कम से कम ऐसे ही रखे जाते हैं। अगला नाम क्या है? आशा भोसले, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। इन्हीं को अवार्ड दिया गया था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जा चुका है, दूसरा वाला अवार्ड जो दिया गया था। तो इनकी मृत्यु हो गई। ये प्रसिद्ध गायिका थी, पार्श्व गायिका, हिंदी सिनेमा की।
और इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। दादा साहब कालके नहीं पढ़ना, फाल्के पढ़ना है, ये फा है। और इन्होंने सबसे अधिक गाने गाए हैं, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सर्वाधिक गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इनके बारे में अगर जानना है तो दीनानाथ मंगेशकर इनके पिताजी थे। और इनकी 2 बेटियां थी, एक तो आप जानते हैं लता जी, इनकी डेथ हो गई है, और दूसरी है आशा भोसले। नेक्स्ट है मोहसिना किदवई। ये पॉलिटिशियन थे कांग्रेस की। तो बेसिकली आपको मैचिंग के लिए आएगा, तो ये पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट है विजयपत सिंघानिया। मूवीज आप लोगों ने अगर पुरानी देखी हैं तो उसमें आपको बहुत मिलेगा सिंघानिया सिंघानिया करके, विजयपत सिंघानिया। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी डेथ हुई है। और उद्योगपति भी किसके चेयरमैन थे? रेमंड ग्रुप के चेयरमैन। रेमंड का कपड़ा आता है जो मोस्ट पॉपुलर रहता है, रेमंड ग्रुप के चेयरमैन। इनके पुत्र गौतम सिंघानिया, जिनको इन्होंने अपनी सारी शेयर होल्डिंग दे दी है। अब हम देखते हैं कुछ दिवस जो मनाए जाते हैं इम्पोर्टेंट दिवस। हम अप्रैल महीने के सारे देखने वाले हैं। अप्रैल महीने के दिवस। पहला शुरू करते हैं 3 अप्रैल, विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच नहीं, हिंदी रंगमंच। 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को समता दिवस। किसकी स्मृति में? बाबू जगजीवन राम। और इनकी समाधि जो समता स्थल के नाम से जानी जाती है, बाबू जगजीवन राम। ये डिप्टी पीएम रहे, भारत के डेप्यूटी पीएम रहे। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। होम्योपैथी
डे या विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा जो बीमारियों के इलाज के लिए पद्धतियां हैं 4, IYAYUSH। तो इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि मतलब क्या होता है। तो ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। तो ये इलाज की विधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम लोग इसमें एलोपैथिक से होता है, होम्योपैथी से भी इलाज हो सकता है, आयुर्वेद से, योगा से, यूनानी से और सिद्धा से। ये तरीके हैं बीमारियों के इलाज के। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती मनाते हैं हम लोग, इनका जन्म हुआ था। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस। हेरिटेज इंग्लिश भी आप लोग पता करेंगे तो अच्छा रहेगा कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आजकल। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस। 21 अप्रैल सिविल सर्विस दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। ये बहुत पूछा जाता है, 22 अप्रैल एटलीस्ट। और 24 अप्रैल भी जरूरी है। इस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि इसी दिन 73वां संशोधन पास किया गया था। 73rd अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। मलेरिया के बारे में आप लोग जानते हैं किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। और ये कौन से संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ। एक और इसकी स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब देखते हैं कुछ अभ्यास हुए हैं, जैसे दुस्तलिक अभ्यास, मिलिट्री अभ्यास जो होते हैं। दुस्तलिक या दस्तलिक किसी भी तरीके से हो सकता है, पूछ रहे हैं। स्पेलिंग DUST होती है। किसके साथ होता है? भारत का उज्बेकिस्तान के साथ में। भारत तो कॉमन रहेगा, दूसरा याद रखना है हमें। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और हुआ कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में हुआ, यहीं पर हुआ है, नामंगम। नेक्स्ट है वंतारा यूनिवर्सिटी। वंतारा का नाम आपने सुना होगा, गुजरात के जामनगर में वंतारा एक वाइल्ड लाइफ जो अंबानी साहब के बेटे ने बनाया है, क्या नाम उनका?
बड़ा बेटा अनंत अंबानी ने बनाया वनतारा, जहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो बीमार जानवर हैं, उनका इलाज किया जाता है। तो वहीं पर ये यूनिवर्सिटी बन रही है पास में, कहाँ पर? जामनगर में। वही बनाएंगे। किसके लिए? वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो वनतारा आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि होता क्या है वहाँ पर। जो संकटग्रस्त हैं या जो बीमार हैं, उनको वहाँ पर बेहतर तरीके से इलाज किया जाता है जानवरों का। एक है पेंटिंग को लेकर के आया है, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी सबसे अधिक बोली लगी है। इस पेंटिंग की सबसे अधिक बोली लगी है। ये पेंटिंग कैसी पेंटिंग है? ऑयल पेंटिंग है। पेंटिंग का प्रकार है ऑयल पेंटिंग। तो ऑयल पेंटिंग है। बनाया किसने था? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। कई बार इनका नाम आता है तो मैचिंग के लिए आता है, तो आप बता सकते हैं क्या थे? पेंट करते थे, पेंटर थे, तब चित्र बनाते थे। चित्रकारी के नाम से चित्रकारी के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। तो कितना इस पेंटिंग का प्राइस कितना मिला है? 167.20 करोड़ रुपए इसकी बोली लगी है। चीन का अंतरिक्ष प्रोग्राम। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें चीन के स्पेस प्रोग्राम में 2 पाकिस्तानी शामिल किए गए हैं। 2 पाकिस्तानी शामिल किए गए हैं जो इनके स्टेशन पर जाएंगे। जैसे कि अभी हमारे शुभांकर, क्या नाम था, शुभांशु शुक्ला गए थे, वैसे ही जाएंगे चीन के जो स्पेस स्टेशन है वहां पर 2 पाकिस्तानी। कहाँ जाएंगे? चाइना के स्पेस स्टेशन में जाएंगे। और इसके स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तियानगोंग। GONG। तियानगोंग स्पेस स्टेशन नाम है। जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे इनका भी अपना स्पेस स्टेशन है। ये खुद का बनाया हुआ है। नेक्स्ट है मिशन मित्रा। ये मित्रा क्या है? मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स रिस्पॉन्स असेसमेंट। इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स रिस्पॉन्स असेसमेंट। किसने शुरू किया ये प्रोग्राम? इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पर लगेगा ये? लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख राज्य में। और चूंकि लद्दाख जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, तो वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड, लेह जो स्थित है हाई एल्टीट्यूड पर है, उच्च ऊंचाई पर, 12-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर। तो जब हाई एल्टीट्यूड होता है, उच्च ऊंचाई पर, वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है। और
तापमान भी क्या होता है, 0 से नीचे चला जाता है। तो ऐसे जगहों पर काम करने की क्षमता काम करने की क्षमता और उसका उस समय टीम के प्रति जो व्यवहार होता है, उसका अध्ययन किया जाएगा मिशन मित्र में। नाम में ही मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब होता है लक्षण, मानव के जो लक्षण हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स होगा उसको असेस करेंगे। मतलब कुछ लोग जाकर वहाँ रहेंगे, फिर उनके ऊपर स्टडी की जाएगी कि उनके अंदर जो लक्षण ट्रेड्स हैं, जेनेटिक ट्रेड्स, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उसको असेस करके बनाएंगे बाकी चीज़ें। फ़ायदा क्या होगा, जो हम मानव अंतरिक्ष अभियान छोड़ते हैं, जैसे अंतरिक्ष में हमारा जो जाएगा प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम, तो उसमें मैन्ड मिशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, गगनयान, तो उसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, स्पेस में घूमेंगे। तो जब स्पेस में कोई व्यक्ति जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा मूल्यांकन हम यहाँ पर कर पाएंगे लद्दाख में, तो वो वहाँ पर हमारे काम आएगा। जैसे कि जब अकेला आदमी हो जाता है, काफ़ी ऊंचाई पर होता है, तो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं करेगा, तब काम नहीं चल पाएगा। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो मोटा मोटा आप लोग समझ गए करना क्या है। अब हम लास्ट सेक्शन में आते हैं, वो है हमारा स्पोर्ट्स। इसरो के बारे में अगर 2 बातें हम लिखना चाहें कुछ नई, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप नए हैं, नहीं पता है तो लिख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस से जुड़ी हुई सारी बातें यही डील करता है। इसरो का जो चेयरमैन होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी भी होता है। स्पेस में अंतरिक्ष विभाग का सचिव। प्लस एक होता है इंक्वेस्पार, उसका अध्यक्ष भी होता है। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, उसका अध्यक्ष भी यही होता है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। स्पोर्ट्स के बारे में शुरू करते हैं। अच्छा, इस खेल में एक दौड़ होती है, मैराथन दौड़ जिसको बोलते हैं। कौन सी दौड़, मैराथन दौड़। आपसे पूछ सकते हैं कि मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दौड़ होती है, तो 42.195 किलोमीटर की दौड़ होती है। और हाफ मैराथन में इसका आधा कर दीजिए। अब यहाँ पर हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है, हाफ मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने। ह्यूमनॉइड रोबोट का होता है, वो रोबोट होता है जो आदमी की तरह दिखता है, बस इतने से मतलब है। कहाँ पर, चीन के बीजिंग में। और रोबोट का नाम क्या था, लाइटनिंग रोबोट। हर चीज़ का नाम देना बहुत ज़रूरी, नहीं तो अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे कौन था, तो ये लाइटनिंग रोबोट था। एक लंदन मैराथन, 2 घंटे से कम समय में पूरा किया गया। लंदन मैराथन को 2 घंटा से कम समय में पूरा किया। किसने, घंटा से कम समय में पूरा किसने किया, सेबास्टियन सावे।
ये केन्या से हैं या कीनिया से हैं। कितने समय में पूरा किया? 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड, मतलब 2 घंटे में 30 सेकंड बचे हुए थे। उससे पहले इन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। नेक्स्ट है विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप। पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा, ये हम लिख लेते हैं, जो हमारे लिए जरूरी था। पदक तालिका में पहला नंबर हमारा था। आयोजन कहाँ हुआ? वेन्यू बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी। नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजन वेन्यू उलान बटोर या उलान बटेर, मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया रूस और चीन के बीच स्थित है। यहाँ पर पदकों की अगर रैंक देखें, कौन से देश को कौन सी रैंक मिली पदक के आधार पर, तो पहला नंबर रहा कजाकिस्तान का, दूसरे नंबर पर हम लोग थे, तीसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान, उज्बेक का मतलब। नेक्स्ट है महिला T20 वर्ल्ड कप। वो भी ICC का है। इसका वेन्यू कहाँ है, कहाँ पर आयोजन हो रहा है? इंग्लैंड एंड वेल्स में शुरू हो चुका है आयोजन। 12 टीमें होंगी और इसका फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। फाइनल कहाँ खेलेंगे? लॉर्ड्स मैदान पर। ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो जून जुलाई में होना है इसी वर्ष। 2028 वाला कहाँ होगा? 2028 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा, 2 साल पर। और 24 वाला कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। ट्राइबल जनजाति, तो ट्राइबल्स गेम जनजातियों का गेम है, जो अनुसूचित जनजातियां हैं उसके लिए, उनके खेलों को प्रमोट करने के लिए आयोजित किया जाता है। कहाँ हुआ इसका? होस्ट कौन था? छत्तीसगढ़। या वेन्यू क्या था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में आयोजित किया गया। कौन सा? और कितने? 3 शहरों में।
एक तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, सरगुजा और जगदलपुर। यहाँ पर अगर हम रैंक देखें पदक तालिका में कौन से राज्य को कितनी रैंक मिली, तो पहला नंबर है कर्नाटक का, दूसरा उड़ीसा और तीसरा था झारखंड। ठीक, तो ये इसके बारे में खास बात। इसी के साथ हम लोग जून की पीढ़ी खत्म करते हैं। अब अगली पीढ़ी जुलाई की जो आएगी उसको हम लोग टाइम पर फिनिश करेंगे। थैंक यू।